हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी अंडर लाल बहादुर शास्त्री। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के अंडर भारत के जो फॉरेन पॉलिसी थे और लाल बहादुर जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, लाल बहादुर जी का जो जन्म हुआ था वो 1904 में अक्टूबर महीने की 2 तारीख उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और वो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि 1994 से 1996 तक भारत को एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किए थे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत का प्रधानमंत्री बने उस टाइम भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, जहाँ पे अचानक से हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया। फिर उस टाइम भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, ऊपर से फूड क्राइसिस भी था। और बाद में 1965 आते आते पाकिस्तान के साथ एक जंग भी शुरू हो चुका था। तो ये सारे एक मुश्किल वक्त में एक बहुत ही मुश्किल वक्त में ये लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। और बनने के बाद उनकी तरफ से उन्होंने सारे कोशिश की, उनका 100% उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को दिया और हमारे जो बुरे वक्त चल रहा था उसको थोड़ा बहुत उन्होंने संभाल भी लिया। ठीक है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उनका पहला प्रायोरिटी क्या था? उनका पहला प्रायोरिटी था इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड एम टू इम्प्रूविंग रिलेशन विद इन साउथ एशिया। उनका पहला प्रायोरिटी ये था कि भारत का जो नेबरहुड है, भारत के आसपास जो देश है और साउथ एशिया रीजन में जहाँ पे भारत बसता है, तो वही साउथ एशियन रीजन में जितना भी देश है उन लोगों के साथ, उन देशों के साथ इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन को अच्छा करना, ये उनका पहला प्रायोरिटी था। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले स्लाइड में हमने लाल बहादुर जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में 1904 पे अक्टूबर महीने की 2 तारीख को एक मिडिल क्लास फैमिली, ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ था उनका जन्म। फिर उन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के लिए दूसरा प्राइम मिनिस्टर बने और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे उनकी देहांत हुआ। और प्राइम मिनिस्टर बनते ही उनका पहला जो फोकस था वो था इंडियाज़ इमीडिएट नेबरहुड एम टू एट इम्प्रूविंग रिलेशन विद साउथ एशिया। उनका पहला जो फोकस था वो था इंडियन नेबरहुड में, इंडिया के आसपास जो कंट्रियाँ है, जो देश है, उनके साथ इंडिया का जो डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशन है उनको सही करना, और साउथ एशियन रीजन में जो भी जितना भी देश है उनके साथ इंडिया का रिलेशन ठीक करना, ये उनका पहला प्रायोरिटी था। तो अब हम देखेंगे लाल बहादुर जी जब 1964 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने तब दुनिया में क्या क्या चल रहा था। तो पहले हम 1964 में दुनिया के अंदर क्या क्या इंसिडेंट हो रहा था, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, वो देखेंगे पहले। उसके बाद इंडिया के अंदर क्या क्या दिक्कतें चल रहा था ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1964 आते आते यूएसए ने वियतनाम के साथ जंग चालू कर दिया था। यूएसए और वियतनाम वॉर चालू हो चुका था। यूएसएसआर के अंदर लीडरशिप का चेंज आया। जो लियोनिड ब्रेजनेव, इन्होंने निकिता क्रुश्चेव को हरा के उसके जगह पे आ गया था। फिर चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया और फिर न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए। ये सारी चीज़ 1964 में हुआ। और 1964 में इंडिया के अंदर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू का अचानक से डेथ हो गया। उनका डेथ का एक कारण बोला जा रहा था, मतलब लोग बोलते हैं कि 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ उसमें इंडिया का हार हुआ। उसी के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे। उसी जंग के बारे में वो कभी भी सोचे नहीं थे कि चाइना कभी भी इंडिया को ऐसे अटैक कर सकता है। तो इसके बाद से ही उनका जो तबीयत है वो गिरने लगा और 1964 आते आते उनका अचानक से डेथ हो गया। और उनके डेथ के बाद ही अचानक से, कोई मेंटल प्रिपरेशन नहीं था लाल बहादुर जी का, ये वो कभी सोचे भी नहीं थे उस टाइम कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो अचानक से उनको बनना पड़ा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कोई और अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट उस टाइम था नहीं, तो उनको उसी टाइम अचानक से बनना पड़ा विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो उन्होंने 18 महीने के लिए भारत के एज ए प्राइम मिनिस्टर भारत को सर्विस दिए और एक बढ़िया सा सर्विस दिया। वो लाल बहादुर जी जिस मुश्किल वक्त में थे उस टाइम, इंडिया जिस मुश्किल वक्त में था, उस वक्त से इंडिया को निकालना एक काबिल तारीफ के काम था। बहुत बढ़िया काम था, वो बहुत ही मुश्किल काम था, जो काम लाल बहादुर जी बहुत अच्छी तरीके से निभाया। ठीक है, लाल बहादुर जी का एक और जो है वो पहली बार इंडियन फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म लेके आए। जो भी रियलिस्टिक होता था उसको पहले प्रायोरिटी देना, यही होता है रियलिज्म। ठीक है, हम उतना आदर्शवाद, आइडियलिस्टिक सोच नहीं रखेंगे, जो भी इंडिया देश के लिए अच्छा होगा वो पहले करेंगे, यही होता है रियलिज्म। ठीक है, तो ये जो रियलिज्म का जो थॉट है वो लाल बहादुर जी अपने फॉरेन पॉलिसी में लेके आए। अब हम देखेंगे लाल बहादुर जी के सामने उस टाइम 1964 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया का, उस टाइम क्या क्या चैलेंज था। सबसे पहले जो चैलेंज था लाल बहादुर जी के सामने वो था हॉस्टाइल चाइना। 1962 वॉर में चाइना जीत गया था इंडिया को हरा के, तो उसके बाद से एक पावरफुल हॉस्टाइल कंट्री बन के इंडिया के खिलाफ चाइना उभरा। ठीक है, ऊपर से
एक पहले से एक हॉस्टाइल कंट्री था इंडिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान, और उसके पीछे उस टाइम यूएसए का साथ था। यूएसए एड प्रोवाइड कर रहा था बहुत ज़्यादा, उस टाइम तो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम यूएसए बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा और हथियार पाकिस्तान को दे रहा था। ऊपर से एक एंटी इंडिया कोalition भी बन गया था उस टाइम। पिंडी मतलब ये पिंडी रावलपिंडी जो कि एक पाकिस्तान के अंदर एक शहर का नाम है। तो ये पाकिस्तान पेकिंग मतलब बीजिंग का पहले का नाम था पेकिंग, जो चाइना का फिलहाल राजधानी है, कैपिटल है। तो पाकिस्तान, चाइना और ये इंडोनेशिया, पिंडी पेकिंग जकार्ता एक्सिस, जो कि पाकिस्तान, चाइना और इंडोनेशिया का एक्सिस बन गया था, जो कि एंटी इंडिया था। ठीक है, एंटी इंडिया के खिलाफ बातें करना, इंडिया के खिलाफ काम करना, ये करने के लिए ये एक एक्सिस बन गया था उस टाइम। जो कि ये जकार्ता इंडोनेशिया पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये इंडोनेशिया नॉन अलाइन मूवमेंट में था। लेकिन जब ये लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी की मौत के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब ये इंडोनेशिया ये अलायंस में, इंडिया के खिलाफ एक अलायंस में पार्ट हो गया। ठीक है, फिर आता है डोमेस्टिक लेवल पे क्या होता है। डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया के अंदर फूड का क्राइसिस चल रहा था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था फूड का। तो ये सारे चैलेंजेस लेके अचानक से उनको, लाल बहादुर जी को प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा इंडिया का। अब उनके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा हम बातें करेंगे। लाल बहादुर जी सबसे पहले बोला कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करनी, हमें जो फोकस करनी है वो है नेबरहुड में। ठीक है, पहले अपना खुद के आसपास जो देश है उनके साथ रिलेशन सही करो, बिजनेस सही करो, इकोनॉमी सही करो, उसके बाद हम सोचेंगे इंटरनेशनल चीज़ें के बारे में। जो इंटरनेशनल चीज़ यूएसए में क्या हो रहा है, यूएसएसआर में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, वो सबसे हमसे उतना भी मतलब है नहीं। हमें मतलब है हम हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, ऊपर उधर बर्मा क्या कर रहा है, नीचे श्रीलंका क्या कर रहा है, ये सारे चीज़ को हमें पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। ये उनकी पहली सोच थी। उसके बाद उन्होंने फोकस कहाँ किया, बाईलैटरलिज्म इंस्टीड ऑफ रीजियोनलिज्म। ठीक है, उन्होंने फोकस कहाँ किया, बाईलैटरलिज्म। और तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि पहले रीजियन वाइज काम ना करके एक एक करके दो देश को एंगेज करते। मतलब भारत के साथ चाइना का क्या बात चल रहा है, फिर भारत के साथ पाकिस्तान को एंगेज करो, भारत के साथ श्रीलंका को एंगेज करो, भारत के साथ बर्मा को एंगेज करो, कि एक साथ पूरा रीजन को एंगेज मत करो, एक एक देश को अलग से भारत के साथ एंगेज करो, बातें करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, ये था उनका फोकस। इसी को बोलते हैं बाईलैटरलिज्म। हाँ, पहले क्या था, रीजियोनलिज्म, एक रीजन के ऊपर बात होता था। लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि दो देशों के बीच में बात होना चाहिए पहले। फिर उन्होंने क्या किया, इंक्रीज द कंट्रीज डिफेंस बजट। उनको तो ये तो करना ही था, क्योंकि 1962 में इंडिया जंग में हारा, इसका पहला रीजन था। इंडिया के पास हथियार उतना अच्छा थे नहीं, पाकिस्तान चाइना के पास उतना बहुत ज़्यादा एडवांस हथियार थे और इंडिया के पास उतना एडवांस हथियार थे नहीं। तो डिफेंस बजट भी उस टाइम कम था, क्योंकि नेहरू मानते थे हम लोग डिसआर्मामेंट करेंगे, हथियार कम रखेंगे, लोगों को शांति की बात करेंगे और दुनिया में शांति आ जाएगा, जो कि पॉसिबल था नहीं। तो इसी के चलते इंडिया के पास उतना हथियार तो था नहीं, डिफेंस बजट भी कम था। तो ये डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करना, ये तो लाल बहादुर जी का एक तरीके से मजबूरी बन गया, क्योंकि 1962 वार में सच्चाई सामने आ गया सबको कि पीस करके ऐसा कुछ होता नहीं है। एक ही चीज़ होता है, वो है ताकत। अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके साथ शांति मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उन्होंने न्यूक्लियर जो वेपन का जो प्रोग्राम है उसको भी उन्होंने चालू रखा, एग्रीड ऑफ कीपिंग द ऑप्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ओपन्स। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और 5वां देश बन गया था, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला 5वां देश बन गया था। तो बाजू में नेबर आपका न्यूक्लियर पावर है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उनसे आपकी सेफ्टी को इंश्योर करना है, तो आपको भी न्यूक्लियर पावर बनना है। तो इसी के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन का जो ऑप्शन है उसको ओपन रखा। और लास्ट में क्या किया उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने वियतनाम के ऊपर यूएसए ने जो अटैक किया था उसको कंडेम किया था ओपनली। ठीक है, तो ये सारे चीज़ लाल बहादुर शास्त्री का जो फॉरेन पॉलिसी में है उसमें झलकता है। और उस टाइम यूएसए को ओपनली कंडेम करना एक साहस की बात होता था, क्योंकि उस टाइम यूएसए एक सुपर पावर बनकर उभर चुका था। ठीक है, अब आते हैं उनका जो पहला जो काम है, जो पैक्ट है, पहला पैक्ट लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो है सिरीमावो शास्त्री पैक्ट। ये सिरीमावो कौन था, ये सिरीमावो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर था। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में सिरीमावो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर था। तो उनके साथ लाल बहादुर जी का 1964 में एक पैक्ट साइन हुआ। ये पैक्ट का नाम क्या था, सिरीमावो शास्त्री पैक्ट। ठीक है, तो इस पैक्ट का कारण और एग्रीमेंट क्या था, पहले तो ये कारण ये था, उस टाइम बहुत सारे इंडियंस तमिल जो कि श्रीलंका में रह रहे थे। श्रीलंका का तब का नाम था साइलान। ठीक है, और उन सारे लोगों को श्रीलंका ने सिटीजनशिप नहीं दिया था, तो उसको सिटीजनशिप लेके एक कन्फ्यूजन चल रहा था उन सारे लोगों को लेकर। ठीक है, तो उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो सिरीमावो का गवर्नमेंट था, उन्होंने उनको ऐसे श्रीलंकन नहीं मान रहा था। तो फिर क्या हुआ, ये पैक्ट हुआ, सिरीमावो शास्त्री पैक्ट हुआ, और
उसका एग्रीमेंट में क्या लिखा गया, तो उसमें ये एग्रीमेंट में ये बात हुआ कि टोटल 5,25,000 लोगों को जो कि श्रीलंका में रह रहे थे, इंडियन तामिल थे, उनको इंडिया अपना सिटीजनशिप दे देगा। वो इंडिया बुला के अपना सिटीजनशिप दे देगा और बाकी 3 लाख लोगों को जो कि श्रीलंका के अंदर इंडियन ओरिजिन के तामिल है उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंका का सिटीजनशिप देगा। और बाकी बचा 1.5 लाख इनके बारे में बाद में बातें होगी और बाद में इन 1.5 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनको कहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा ये बाद में डिसाइड होगा। तो इस एग्रीमेंट में ये 3 लाख और ये 5,25,000 ये टोटल 8,25,000 लोगों की सिटीजनशिप का जो कन्फ्यूजन था वो ठीक हो गया इस पैक्ट के दौरान। ये हो गया सिरिमावो शास्त्री पैक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का जो नेबरहुड पॉलिसी था, पहला नेबरहुड में सब ठीक करना है, तो वो पहले उसके बाद श्रीलंका के बाद बर्मा चले गए। तो बर्मा में क्या चल रहा था, बर्मा में 1962 में क्या हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था। मिलिट्री कूप होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे इंडियन फैमिली जो बर्मा में काम के सिलसिले में रह रहे थे और बर्मा में ही रहते थे बहुत पहले से और बर्मा का सिटीजन भी थे, उनको क्या किया, बर्मीज गवर्नमेंट ने इंडिया में भेज दिया, इंडिया भेजने लगे उन सारे फैमिली को, इंडियन फैमिली को इंडिया भेजने लगे। तो उन सारे फैमिली का प्रॉपर्टीज थे बर्मा में, सब कुछ छीना गया, फिर उनको भेजा गया। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ पे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1965 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, ऑफिशियल विजिट किया, कहाँ, रेंगून बर्मा में। तब रंगून बर्मा का कैपिटल हुआ करता था, अभी चेंज हुआ है बर्मा का कैपिटल। तो वहाँ पे जाके फिर री एस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ द कंट्रीज मिलिट्री गवर्नमेंट लेड बाय जनरल नी विन। तो उस टाइम क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो ये इंडियन फैमिली को इंडिया में भेजने की जो प्रॉब्लम है, जो बर्मीज गवर्नमेंट तब मिलिट्री गवर्नमेंट कर रहा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 में दिसंबर महीने को रंगून चला गया, जो उस टाइम के बर्मा का कैपिटल था। वहाँ जाके उनका जो रनिंग मिलिट्री गवर्नमेंट का जो जनरल थे उनसे बात की, उनका नाम था ने विन करके उनके साथ बात करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आता है 1965 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो नेहरू शास्त्री के टाइम में सब एकदम, अगर ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था शास्त्री जी के टाइम स्पैन में जो काम किए थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के, सबसे बड़ा दिक्कत यही था, ये 1965 का वॉर था। तो उस टाइम क्या चल रहा था, 1965 आते आते पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब एक तो इंडिया 1962 में चाइना के साथ हार चुका था जंग, तो उनको यह मालूम था कि इंडिया के पास उतना एडवांस हथियार तो है नहीं, कि जो कि जितना भी हथियार था वो 1962 में चाइना के खिलाफ यूज़ हो गया, वो भी उतना एडवांस था नहीं। ऊपर से पाकिस्तान के पास यूएसए का सपोर्ट था, उस टाइम का मॉडर्न हथियार सारे सब फ्री में दान में यूएसए से पाकिस्तान को मिल रहा था। ऊपर से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, फिर फूड क्राइसिस भी चल रहा था। ये सारे चीज़ देख के पाकिस्तान ने सोचा कि अब इंडिया का हालत ख़राब है, तो अभी इंडिया को अटैक करके कश्मीर को कब्जा लेते। तो ये सोच पाकिस्तान के दिमाग में 1965 आते आते आ गया। तो उस टाइम इंडिया का हालत सच में ख़राब था, उतना एडवांस हथियार तो थे नहीं, यूएसए का सपोर्ट पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ था, यूएसए का सब एडवांस टैंक जो भी है, पैटर्न टैंक और सारे हथियार सब दान में पाकिस्तान को मिल रहा था, ऊपर से इकोनॉमिकल एड भी मिल रहा था पाकिस्तान को। तो उस टाइम पाकिस्तान का हालत इंडिया से अच्छा था, और इंडिया का हालत एक तो हथियार तो था नहीं कुछ ज़्यादा उतना, फिर शास्त्री जी को आने के बाद थोड़ा सा जो बजट होता है मिलिट्री बजट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर अंदर खाने का दिक्कत चल रहा था, इकोनॉमी डाउन चल रहा था इंडिया का। तो ये सारे दिक्कतें इंडिया के पास था। ये सब देख के पाकिस्तान ने सोचा अभी इंडिया के पास हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, खाना नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, तो अभी इंडिया को अटैक करके पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को कब्जा लेते। पाकिस्तान ने कुछ हद तक ठीक ही सोचा, उन्होंने जो सोचा तो ठीक ही सोचा। जंग के लिए हथियार तो चाहिए, जो इंडिया के पास उतना एडवांस तो हथियार था नहीं, जो पाकिस्तान के पास ज़्यादा एडवांस हथियार था। खाने की भी दिक्कत था इंडिया के पास, सारे कुछ पाकिस्तान के पास अच्छा ही था, हथियार भी थे, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था, यूएसए का सपोर्ट था, सब कुछ सोचा पाकिस्तान ने ठीक ही सोचा। लेकिन एक चीज़ उसने नहीं सोच पाए, जो क्या है वो है जंग करने के लिए हथियार, खाना, ये सब छोड़ के भी एक चीज़ और चाहिए होता है। वो क्या है, वो है दिमाग में बुद्धि चाहिए होता है। जंग का भी एक स्ट्रेटेजी होता है, उस जंग भी सोच के ही करना होता है। ऐसा नहीं कि हथियार है तो अब तुम घुस जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के पास तो था नहीं, सारी चीज़ था, तो लेकिन ये कैलकुलेशन पाकिस्तान गलत किया। तो जो भी है, तो हम अब देखेंगे 1965 आते आते क्या हुआ। तो आते आते पाकिस्तान 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर कब्जाने के चक्कर में 3 ऑपरेशन किए भारत के ऊपर। वो पहला ऑपरेशन के तीनों फेल्ड हुआ था, तीनों ऑपरेशन फेल्ड हुआ था। कैसे, वो तो हम पढ़ ही लेंगे अभी। तो पहला ऑपरेशन क्या था, पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। ये पाकिस्तान के द्वारा भारत के ज़मीन पे पहला ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन में क्या था, 1965 24 अप्रैल को क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, ठीक है। अगर मैप में देखें यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया पाकिस्तान आर्मी ने, ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ इंडिया का गुजरात के अंदर, उस बॉर्डर पे अटैक कर दिया और 6 से 8 माइल अंदर आ गए इंडियन टेरिटरी के अंदर, और करके पेनिट्रेट करके बैठ गया। और जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो हाथापाई हुआ था, स्क्रीमिश हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, कंजोर कोट फोर्ट इन द रन ऑफ कच्छ रीजन,
ठीक है। तो एक तो 6 से 8 माइल अंदर आ गया, और आने के बाद उन्होंने रन ऑफ कच्छ का कुछ एरिया डिमांड करने लगे कि ये एरिया उनका है, पाकिस्तान का है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, बॉर्डर का जो लाइन है, ये लाल वाला, ये लाइन का नाम है सर क्रिक लाइन। पाकिस्तान का मानना है ये लाल वाला जो लाइन है ये इंडिया का मानना है, और पाकिस्तान क्या मानता है? पाकिस्तान मानता है ये पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है, लीगली ये लाल वाला लाइन ही बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ये एकदम जो ये ग्रीन वाला जो लाइन है ये बॉर्डर का लाइन है, ये बॉर्डर है, लेकिन असल में बॉर्डर ये लाल वाला हिस्सा है जो कि इंडिया मानता है, ठीक है। इसी चक्कर में इस गलतफहमी को, इस कन्फ्यूजन को सामने रख के पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च कर दिया। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जाके ये सारे ऑपरेशन फेल हो जाएंगे। अब देखना कैसे, ये सारी चीज़ कर रहे थे पाकिस्तान, ये जो यहाँ पे घुसा, ये जो गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ में 6 से 8 माइल अंदर आ गए ये लोग, इनका मेन प्रायोरिटी यही था कि यहाँ पे ज़मीन दखल करना इनका प्रायोरिटी नहीं था। इनका प्रायोरिटी था ये इधर उधर से कब्जा करके उनका पहला और आखिरी मांग क्या होगा, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, ठीक है। तो इसी की वजह से इसी सपने लेके उन्होंने 6 से 8 माइल अंदर आ गया, कहाँ, रन ऑफ कच्छ में, इंडिया के अंदर, ठीक है। ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब होता है दूसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या था, उनका नाम था, उस दूसरा ऑपरेशन का उसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। ये जिब्राल्टर क्या है, ये ऑपरेशन ये है ना, अगस्त महीने में 1965 में ये हुआ था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त को क्या हुआ, अगस्त को पाकिस्तान सोल्जर ने कैसे ड्रेस्ड एज ए ट्राइबल मैन, जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उसके जैसे ड्रेस करके एक रैली के अंदर श्रीनगर में एक रैली के अंदर घुस गए। वो रैली किस चीज़ का था, सेंट पीर दस्तगीर, जिनका पहले देहांत हो गया था, उनके याद में एक प्रोग्राम चल रहा था। उसी प्रोग्राम में ये लोग वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग हैं उनके जैसे ड्रेसअप करके घुस गया। उनका इंटेंशन क्या था कि ट्राइबल लोगों के साथ मिल बांट के, उनके साथ बातचीत करके, उनको अपने तरफ करके फिर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवेलियन स्टार्ट करना, रेबल बना के ट्राइबल लोगों को रेबल में कन्वर्ट करके फिर रिवेलियन स्टार्ट करना गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये प्लान, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर, यही पाकिस्तान का ये प्लान उनके ऊपर, उनके जो लोग अंदर आए थे उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि वहाँ का जो लोकल लोग थे उन लोगों ने इन लोगों को पहचान लिया, और ऊपर से वही लोग जो लोकल लोग थे जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन थे, उन्होंने इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को बोल दिया कि बाहर से ये पाकिस्तानी बंदे आए हैं और लोगों को उल्टा सीधा समझा के उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवेलियन स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लान था उनका यहाँ पे खत्म हो गया, ऑपरेशन जिब्राल्टर यहीं पे खत्म। फिर आता है क्या, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम में क्या था, अब क्या है, उनका जो उस टाइम का जनरल था, जनरल आयुब खान, लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम ऑन September 1, 1965। तो पहला का जो ऑपरेशन था वो कब हुआ, अप्रैल में, 24 अप्रैल को 1965 में। फिर ये कब हुआ, दूसरा वाला ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त में हुआ 1965 को। फिर अगस्त हो गया, उसके बाद अगस्त में तो ये खत्म हो गया, ये ऑपरेशन तो वहीं पे ही खत्म हो गया। फिर अगस्त के बाद September 1 को 1965 को ये आयुब खान ने क्या किया, ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चालू कर दिया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था, उनका ये था कि ये जो, अगर हम मैप पे देखें, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम अखनूर बोलते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के मैप में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, जो कि अब हम मार्क करने वाले हैं, ये वाला जो हिस्सा, ये जो इसको अखनूर बोलते हैं, इस जगह का नाम अखनूर है। तो ये डैगर की तरफ, मतलब एक छोड़ा के तरफ, जैसे नाइफ होता है ना, छुरी, तो ऐसे पेनिट्रेट करके इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसा हुआ। तो पाकिस्तान का प्लान ये था कि यहाँ से इंडिया के अंदर जाके अखनूर से, यहाँ पे जो अखनूर है उसको, यहाँ इस डैगर के थ्रू, मतलब इस जगह के थ्रू अंदर जाके अखनूर को पहले कैप्चर करो, फिर यहाँ पे नौशेरा, राजौरी और पुंछ है उनको अलग कर दो इंडिया से, ठीक है। ये था उनका प्लान। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का प्लान क्या था आयुब खान का, कि ये जो अखनूर डैगर है यहाँ से घुस के पहले अखनूर को कब्जा करो, फिर नौशेरा, राजौरी और पुंछ, इस सारे जगह को कब्जा करके इस एरिया को इंडिया से अलग कर दो। ये था उनका प्लान। इसी प्लान के दौरान उन्होंने चंपजौरिन सेक्टर से मैसिव अटैक प्लान किया, ठीक है, करके थोड़ा सा अंदर भी घुस गया। प्लान यही था कि अंदर जाके नौशेरा, राजौरी, पुंछ, इस सारी जगह को, इस साइड को, ये जो जम्मू कश्मीर का जो ये वाला जो हिस्सा है, इसको इंडिया से अलग कर दो, ठीक है। ये करके ये घुस गए। तो जब ये सब चल रहा था उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। उन्होंने मीटिंग करके फिर एक कैबिनेट मीटिंग बुलाया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि गिव द गो हेड। उन्होंने इंडियन आर्मी को बोला कि आप लोग कुछ भी मिलिट्री ऑपरेशन कीजिए और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है। ये कब बोला उन्होंने, September 3, 1965। जब September 1 को ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ, उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि बोलो कि आपको जो मर्जी करो, गो हेड करो और ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तो ये
पाकिस्तानी वाले तो मोटे बुद्धि वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, सारे उनका जो आर्मी थे सब यहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे कुछ भेज दिए, आधा वहाँ पे गुजरात में भेज दिए, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि छोड़ो यार, वो जहाँ से घुस रहे हैं उनको घुसने दो, हम लोग दूसरे फ्रंट खोल देते हैं। इंडिया ने क्या किया, लाहौर और सियालकोट की तरफ अपना आर्मी भेज दिया। यहाँ इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके, इंडियन आर्मी ने क्या किया, ये है लाहौर, बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन आर्मी लाहौर पहुँच गए, और ये है सियालकोट, तो यहाँ से सियालकोट पहुँच गए, ठीक है। तो बहुत सारे टेरिटरी, पाकिस्तान के बहुत सारे टेरिटरी जो कि इंडिया के कब्जे में आ गया, और भारत का भी कुछ हद तक कुछ टेरिटरी पाकिस्तान में कब्जे में पहले से ही था, ठीक है। तो अब जब इस टाइम आते आते जब जंग 1965 में 3 सितंबर के बाद जब इंडिया ने भी अटैक करना चालू किया पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर, तब एक टाइम आके इंडिया का जो कब्जा हुआ, इंडिया जो पाकिस्तान का जो एरिया कब्जा के बैठा था, वो एरिया का अमाउंट, उस एरिया का साइज पाकिस्तान जो इंडिया का एरिया कब्जा के बैठा था उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, यूएसए ने क्या किया, उनका जो ये पाला हुआ जो दोस्त था पाकिस्तान, उनके सपोर्ट के लिए क्या बोला, यूएसए का उस टाइम का प्रेसिडेंट जो था लाइडन जॉनसन, ठीक है। उस टाइम यूएसए इंडिया को P-42 के तहत एक स्कीम था, उसके तहत रेड व्हीट मतलब लाल व्हीट इंडिया को भेजता था, जो कि अमेरिका के हिसाब से वो एक फर्स्ट क्लास व्हीट था, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक थर्ड क्लास व्हीट था, मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी का गेहूँ था, लेकिन अमेरिका के हिसाब से वो फर्स्ट क्लास था, जो कि वो P-42 के स्कीम के तहत इंडिया को भेजता था। तो ये प्रेसिडेंट ने क्या बोला, लाइडन जॉनसन ने बोला कि हम, अगर आप, लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला कि आप अगर आप जंग को नहीं रोकते तो हम आपको ये व्हीट देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया खाने के प्रोडक्शन, अब तो इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन में इंडिया शायद दुनिया में सेकेंड या तो फर्स्ट में आता है, लेकिन उस टाइम में इंडिया अपना व्हीट खुद नहीं प्रोड्यूस करता था। उनका एग्रीकल्चर में हम लोग उतना डेवलप थे नहीं उस टाइम, तो सेल्फ डिपेंडेंट हम थे नहीं उस टाइम। तो ये बात जब लाल बहादुर जी को इन्होंने बोला, लाइडन जॉनसन ने, तो लाल बहादुर जी एक सेल्फ रेस्पेक्टेड, वो खुद की इज्जत करना जानते थे, उनको बुरा लगा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देशवासी को एड्रेस किया, बोला कि आप लोग, देश एक मुसीबत में वक्त, एक ख़राब वक्त से गुजर रहा है देश, हमारा प्यारा देश भारत। तो यूएसए का प्रेसिडेंट हमें ये सब धमकी दे रहा है कि बोल रहा है कि हम लोग व्हीट नहीं भेजेंगे आप इंडिया को, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हर इंडियन को उन्होंने बोला कि आप लोग एक दिन का एक वक्त का मील स्किप कीजिए, मतलब ना खाइए, एक वक्त, दिन में तीन वक्त एक इंसान को खाना पड़ता है, तो उन्होंने बोला कि एक वक्त का खाना आप स्किप कीजिए, ठीक है। उन्होंने इस टाइम एक फेमस नारा भी दिया था, मतलब एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान। तो यही 2 पिलर है देश का, जवान एक तो जंग लड़ रहा है, एक किसान जो मेहनत करके फसल उगा रहा है, जो खा पी के हम जिंदा है। तो ये जो स्लोगन था ये बहुत फेमस हुआ उस टाइम, जय जवान जय किसान। ये उर्वा करके इलाहाबाद में एक जगह है, वहाँ पे एक मीटिंग में एक स्लोगन के हिसाब से उन्होंने बोला ये। तो ये सब चलते हुए सारे इंडियन, हर एक इंडियन उनको सपोर्ट किया। यही तो हम इंडियन लोगों की खासियत है, हम लोगों के अंदर सारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज अलग है, खान पान अलग है, ड्रेसअप भी अलग है, रिलीजन बहुत जगह पे हम लोगों का अलग अलग है। लेकिन जब भी मुसीबत आता है ना, जब सही में सही तरीके से यूनाइटेड होने की ज़रूरत होता है, तो हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। इसीलिए ये देश आज भी इतना डाइवर्सिटी लेके भी एकजुट होकर इतना ताकतवर बन चुका है, और आगे भी बनेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी ताकतवर बने। तो यही हम लोगों की स्पेशलिटी होता है, जो चीज़ बाहर की दुनिया उतना अच्छे से समझता नहीं है, जो भी है। फिर क्या हुआ, फिर ये जब हो रहा था, जब पूरे सारे इंडियन लाल बहादुर जी को सपोर्ट करने लगे, तब दुनिया वालों को समझ में आया कि इंडिया को हराना उतना आसान है नहीं। ऊपर से जितना भी वो जो अमेरिकन सप्लाइड जो पैटर्न टैंक था, जो पाकिस्तान को दिए हुए थे दान में यूएसए ने, उस सारे पैटर्न टैंक को इंडिया का, जो उस टाइम के लिए उतना एडवांस टैंक नहीं थे इंडिया के पास, जो भी थे, लेके यूएसए का जो पैटर्न टैंक था, जो एडवांस टैंक था, उसको हरा दिए थे हम इंडियन आर्मी ने। तो ये सब जब हुआ, तब दुनिया वालों को समझ में आया कि इंडिया वाले को हराना उतना आसान नहीं है वो, ठीक है। तब जाके ये पाकिस्तान वाले एक एग्रीमेंट के लिए मान गए। वो एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ, ताशकंद में हुआ। ये ताशकंद कहाँ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। तब भी था, आज भी है, लेकिन तब ये ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर का आर के अंडर एक देश हुआ, मतलब एक पार्ट, उसका एक पार्ट हुआ करता था। तो बाद में ये 1991 के बाद ये टूटा, यूएसएसआर के टूटने के बाद उज्बेकिस्तान एक अलग कंट्री बना, और उसका कैपिटल ताशकंद बना तब, ठीक है। तो ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जो जनरल थे आयूब खान, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि सीज फायर लाइन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लौट जाएंगे, जो स्टेटस को में कब लौट जाएंगे, जो 5 अगस्त 1965 के पहले जो हालत था, जो स्टेटस को पोजीशन था, उसमें पीछे चले जाएंगे दोनों के आर्मी।
मतलब पाकिस्तान इंडिया का जो एरिया कब्जा के बैठा था और इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया कब्जा के बैठा था, वो सारे एरिया एक दूसरे को हैंड ओवर करके पीछे चले जाएंगे दोनों का आर्मी। तो ये एग्रीमेंट में साइन हुआ, ठीक है। फिर और क्या क्या पॉइंट था इस एग्रीमेंट के अंदर, मतलब 1966 के 25 फरवरी के पहले सारे जो आर्म्ड पर्सनल है दोनों तरफ से वो एक दूसरे के वापस चले जाएंगे, एक दूसरे देश में वापस चले जाएंगे। और जो पोजीशन पहले था 5 अगस्त 1965, मतलब जंग शुरू होने से पहले उसी पोजीशन में चले जाएंगे दोनों के आर्मी, ठीक है। और दोनों साइड सीज़ फायर के लिए जितना भी टर्म एंड कंडीशन है उसको मानेंगे और सीज़ फायर को मेंटेन करेंगे, सीज़ फायर लाइन पे सीज़ फायर को मेंटेन करेंगे। और ये इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन होगा वो नॉन इंटरफेरेंस होगा, वो एक दूसरे के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या लास्ट में जो हाई कमिश्नर है ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान एंड हाई कमिश्नर पाकिस्तान टू इंडिया, ये अपने काम पे फिर लौटेंगे। मतलब जब जंग चालू हुआ था तो एक दूसरे को हाई कमीशन को पाकिस्तान और इंडिया ने वापस बुला लिया था, लेकिन अब ये एग्रीमेंट हुआ कि एक दूसरे का जो हाई कमिश्नर जो डिप्लोमेट है एक दूसरे के देश में जाएंगे और दोनों देश के बीच में डिप्लोमेटिक मिशंस और रिलेशन कंटिन्यू होगा, रिस्टोर होगा, ठीक है। दोनों देश 1961 का जो वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसको मेंटेन करेगा और इकोनॉमिक जो ट्रेड रिलेशन है और जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको कंसीडर करेगा और उसको आगे लेके जाएगा। और जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर बना हुआ है एक दूसरे के देश में तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएंगे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ द्वारा। और कोई भी दिक्कत हो, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो, इलीगल इमिग्रेंट हो, उसको लेके एक दूसरे के साथ बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बात करके ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब इस एग्रीमेंट के बाद ये हुआ, पाकिस्तान जिस कारण से इंडिया को अटैक किया था, जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाई करना, उसको दखल करना, तो ये उनके पास उनका जो एम था पाकिस्तान का वो पूरा तो हुआ ही नहीं, ऊपर से उनको लॉस झेलना पड़ा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और दुनिया के सामने जलील भी होना पड़ा, ठीक है। ये हो गया एग्रीमेंट। फिर आते हैं हम लोग डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ये जो उनका जो डेथ है ना, ये एक कंट्रोवर्शियल डेथ है। लोग बोलते हैं कि जो थियोरेटिकल जो लिखा हुआ है हर जगह पे वो है कि ताशखंड में जब एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान के साथ, उसके एक दिन बाद ही 11 जनवरी 1966 को ये उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपना देहांत हो गया उनका। 1966 को 11 जनवरी को उनका देहांत हो गया, जो कि ट्रीटी के जो ये हुआ था पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद ही उनको एक दिन बाद ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। ये लिखा हुआ है हर जगह पे, लोग यही बोलते हैं। लेकिन एक इसके साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। बहुत हिस्टोरियन, बहुत सारे लोग जो उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि उनका जो मौत था वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था, ठीक है। उनको पॉइजन किया गया था, उनके खाने के साथ जहर मिला दिया गया था या तो कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। कभी कभार कुछ डॉक्यूमेंट में तो ये भी है, CIA है, मतलब जो कि USA का जो स्पाई एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उनके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी को पॉइजन किया गया और उनको मार डाला गया। ये बहुत सारे थ्योरी है, लोगों की बात है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग ये बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक चलता है उनके मौत को लेके, ठीक है। और एक RTI भी फाइल हुआ था, एक RTI वॉज फाइल्ड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंडिया का जो PMO ऑफिस है वहाँ पे एक RTI फाइल हुआ था कि उनके डेथ के बारे में जो भी फाइल है, ताशकंद फाइल ना करके जो भी है, उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। लेकिन ऑफिस रिस्पॉन्ड कैसे किया, उन्होंने बोला कि वन फाइल ऑन हिज डेट बट कैनॉट बी डिक्लासीफाई इट टू द पब्लिक, ये पब्लिक के बीच में नहीं ला सकते उस फाइल को, ठीक है। मेनी पीपल स्टिल बिलीव दैट ही वॉज पॉइजन। ये तो होना ही था, क्योंकि जो फाइल है उनका मौत के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फाइल है, वो पब्लिक के बीच में है नहीं, वो क्लासीफाइड है। तो गवर्नमेंट RTI होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लासीफाई किया नहीं। तो इसीलिए इसी वजह से लोगों के मन में ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो और भी जोर पकड़ लिया, और ये अभी भी चलता है कि उनका मौत शायद पॉइजन से हुआ है, शायद CIA इसके पीछे है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, जो भी है। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी का इंडियन पॉलिटिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन। तो उनका कद का ठीक थोड़ा छोटा थे, मतलब उनका वो हाइट में थोड़ा कम थे, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल जो विजन था, उनका दुनिया के पॉलिटिक्स को देखने का जो तरीका था, और उनका जो, और इंडिया के उस टाइम जब इंडिया का हालत सबसे शायद ख़राब चल रहा था, बहुत बुरा वक्त से इंडिया गुजर रहा था, भारत गुजर रहा था, तो तब देश को संभालना, ये उनका जो एबिलिटी है, पॉलिटिकल एबिलिटी है, ये उनका कदकाठी बहुत ऊँचा कर देता है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो जो भी है, लाल बहादुर जी हमारे एक लीडर थे, एक हमारे दूसरा प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत ही एलिजिबल और टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उनके बारे में जो भी था यही था। और अगर आज की वीडियो और आज के टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, तो अगर हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए, और हम लोगों की जो चैनल है इसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हेल्प कीजिए। और
आज इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।